आज हम भारत के लोकतंत्र की असली जड़ों तक पहुंचेंगे और बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। तो आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ग्राम स्वशासन के विजन को समझेंगे, फिर इसके ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक दर्जे को देखेंगे। इसके बाद इस 3 टियर सिस्टम के ढांचे पर बात करेंगे, इनके मुख्य कार्यों को जानेंगे और आखिर में समझेंगे ग्राम सभा की ताकत को। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ग्राम स्वशासन का दृष्टिकोण और इसकी दार्शनिक जड़ें। सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि पंचायती राज का असल में मतलब है क्या। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो इसका सीधा सा मतलब है ग्राम स्वशासन यानी विलेज सेल्फ रूल। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसका मेन फोकस है पावर को डिसेंट्रलाइज करना। मतलब सत्ता कुछ ही हाथों में ना रहे बल्कि सीधे आम जनता तक पहुंचे, ताकि शासन में उनका सीधा पार्टिसिपेशन हो सके। और पता है, ये कोई आज का नया आइडिया नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने से है। बापू का हमेशा से ये मानना था कि भारत की असली आत्मा तो हमारे गांवों में बसती है, और जब तक हमारे गांव खुद आत्मनिर्भर और स्वशासित नहीं होंगे, तब तक पूरे देश का सच्चा विकास बस एक सपना ही रह जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 भी राज्यों को पंचायत के गठन का ही निर्देश देता है। इससे आप एक लोकतंत्र के पेड़ की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इस पेड़ की जड़ें हैं हमारी ग्राम पंचायतें और इसका तना है राज्य या केंद्र सरकार। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी पेड़ तभी मजबूत हो सकता है जब उसकी जड़ें एकदम गहरी और सॉलिड हों, है ना? आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इसका ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक दर्जा, यानी इस तने का विकास कैसे हुआ। ये जो पूरा सिस्टम आज हम देखते हैं, ये रातों रात नहीं बन गया था। इसकी शुरुआत हुई 1957 में, जब बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले एक त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया। फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत का उद्घाटन हुआ। इसके बाद 1978 में अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की, और फिर 1986 में LM सिंघवी समिति आई, जिसने पुरजोर वकालत की कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो मिलना ही चाहिए। ये एक लंबी और क्रमिक यात्रा थी। लेकिन भारत में लोकल गवर्नेंस की पूरी तस्वीर बदलने वाला असली गेम चेंजर साबित हुआ एक खास नंबर, 73। जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये वो मील का पत्थर है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस 73वें संशोधन का असर बहुत गहरा था। इसी ने अंततः पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया। इसके तहत हमारे संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसने एक रूल बना दिया कि भारत के जिन भी राज्यों की आबादी 20 लाख से ज्यादा है, वहां त्रिस्तरीय व्यवस्था का होना एकदम अनिवार्य है। ये एक्ट 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, और यही वजह है कि हम हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, त्रिस्तरीय प्रणाली, जिसे हम शासन की शाखाएं भी कह सकते हैं। तो ये अनिवार्य त्रिस्तरीय संरचना आखिर है क्या? इसे ऊपर से नीचे की तरफ 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे टॉप पर यानी जिला स्तर पर होती है जिला परिषद। उसके ठीक नीचे ब्लॉक लेवल पर काम करती है पंचायत समिति। और सबसे नीचे जो सीधा गांव के रोगों से जुड़ी होती है, वो है हमारी ग्राम पंचायत। अब यहाँ चुनाव का जो तरीका है वो समझना बड़ा दिलचस्प है। जो सबसे निचला लेवल है ना, यानी ग्राम पंचायत, वहाँ चुनाव सीधे होते हैं। मतलब गांव वाले सीधा वोट डालकर अपने प्रमुख को चुनते हैं, जिन्हें सरपंच कहा जाता है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर के लेवल पर जाते हैं, यानी पंचायत समिति और जिला परिषद, वहाँ चुनाव अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट हो जाता है। पंचायत समिति के हेड को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं और जिला परिषद के हेड को अध्यक्ष या चेयरमैन। ये पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर लेवल पर सही और उचित प्रतिनिधित्व हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, मुख्य कार्य और कर्तव्य, या यूं कह लें कि इस लोकतंत्र के पेड़ के फल। थोड़ी देर पहले हमने 11वीं अनुसूची का जिक्र किया था, याद है? तो उस 11वीं अनुसूची के हिसाब से पंचायतों को एग्जैक्टली 29 विषय या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और ये 29 विषय कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये सीधे गांव की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे कि खेती और जमीन का विकास, ग्रामीण आवास, जिसका एक बड़ा उदाहरण इंदिरा आवास योजना है, पीने के पानी का इंतजाम करना और हैंडपंप लगवाना। इसके अलावा स्वास्थ्य, साफ सफाई, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा, गरीबी हटाना और गांव की सड़कें बनवाना।
कुल मिलाकर ये वो काम हैं जो असल में ग्रामीण जीवन को सस्टेन करते हैं और बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, भाग 5, ग्राम सभा और सशक्तिकरण, यानी जनता के हाथों में असली ताकत। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक ग्राम सभा आखिर होती क्या है। तो देखिए, ये सिर्फ कुछ चुने हुए नेताओं की मीटिंग बिल्कुल नहीं है। गांव की वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम दर्ज है, वो सब ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। ये इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट है। और यहाँ सिर्फ बैठकर बातें नहीं होती, बल्कि गांव के विकास की योजनाओं पर खुलकर चर्चा होती है और बाकायदा बजट पास किया जाता है। यही वो जगह है जहाँ आम इंसान सीधे तौर पर अपनी आवाज़ उठा सकता है। इस पूरे सिस्टम का एक बेहद क्रूशियल पार्ट है आरक्षण, यानी रिजर्वेशन। समाज के हर तबके की आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए संविधान में कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें रिजर्व होती हैं। और महिलाओं के लिए, उनके लिए तो एक बहुत ही जबरदस्त और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। ग्रामीण राजनीति में सही मायने में एक बहुत बड़ा शिफ्ट तब आया जब महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीटें अनिवार्य रूप से रिजर्व कर दी गईं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फैसले लेने की इस प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी अब किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये उनकी एक संवैधानिक गारंटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। तो इन सब चीज़ों का, इन नीतियों और ढांचे का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ग्राउंड लेवल पर एक मजबूत लोकतंत्र का बनना। अब लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी दूर बैठे अफसर का इंतजार नहीं करना पड़ता। स्थानीय लोग खुद ही तेजी से उनका समाधान निकालते हैं। महिलाओं और वंचित वर्गों को सत्ता में डायरेक्ट पावर मिलती है। सच कहा जाए तो पंचायती राज ही भारत के इस विशाल लोकतंत्र की वो असली और मजबूत नींव है जिस पर पूरा देश टिका है। इन सभी तथ्यों और ढांचे को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, क्या किसी इतने विशाल देश की सच्ची प्रगति सिर्फ उसकी राजधानियों की चमक-दमक में है, या फिर इस बात में कि उसके सबसे छोटे गांव और समुदाय अपना शासन खुद कितनी खूबी से चला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।